हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ यूटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, आपका फैब में फॉर्म ओपन होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग हमने आपको टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, टॉप कोर्सेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है। अब बात करते हैं कि जब फॉर्म ओपन होगा तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनको हमें ऑलरेडी क्या नाम है अपने पास रखना चाहिए, ताकि एट टाइम जब फॉर्म भरने जाए तो हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो शॉर्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है कि वो भी आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10 का मार्कशीट, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे मार्कशीट आपकी कंसीडर करी जाती है एज अ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपकी मतलब आपके पास जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो उसका नेम है आपका पर्टिकुलर, आपके पेरेंट्स का नेम, ठीक है, आपके फादर या मदर का नेम, ये जो सारी चीजें हैं ये 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि डिफरेंट दिखा जाएगा, उस केस में 10th की मार्कशीट को मेन कंसिडर करा जाएगा एंड बाकी जितने भी आईडी प्रूफ होंगे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आईडी प्रूफ में, या जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है आपके पास, ठीक है, उसको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच करा लीजिए। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके नाम में, ना ही आपके फादर के नाम में, ना ही आपके मदर के नाम में। एक टाइम पे मदर के नाम में अगर कोई दिक्कत होती है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन फादर के नाम की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग वहां पे करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो तो बिल्कुल भी करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, जो आपको सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपकी क्लास 12th की मार्कशीट है। ये सिर्फ उन ड्रॉपर बच्चों के लिए जिन्होंने ड्रॉप लिया था, यानी अपनी उन्होंने जो अपना क्लास 12th की पास आउट करा है वो उन्होंने 2025 में नहीं करने वाले, उन्होंने 2024 में कर रखा है, ठीक है। पिछले साल हो सकता है, 2023 में हो सकता है, या उससे पुराना भी हो सकता है। तो उनके पास ऑलरेडी उनकी मार्कशीट होगी। लेकिन आप एज अ स्टूडेंट, अभी आपका तो एग्जाम है फैब में, ठीक है, कई डिफरेंट बोर्ड को तो मैं छोड़ देता हूँ, जैसे कि बिहार बोर्ड, उसका तो रिजल्ट भी आ जाता है। तो फैब में आपका फॉर्म ओपन होने वाला है और आपके फैब में बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो भैया मार्कशीट कैसे मिलेगी? तो आपको मार्कशीट वहां पे, आप अगर क्लास 12th में अभी हो तो आपको मार्कशीट के लिए बोलेगा नहीं, आपको कुछ नहीं करना, वहां पे अपेयरिंग डाल के छोड़ देना है, ठीक है। और जो ऑटोमेटिकली होगा वो ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा आपके डिजी लॉकर से। अब डिजी लॉकर क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपके जो भी आपका क्लास 12 का मार्कशीट आने वाला है, आपको जो फिजिकली तौर पे आपके स्कूल में मिलेगा, उसके मिलने से पहले ही, ठीक है, CUET का फॉर्म एप्लीकेशन आपको ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर से वो आईडी ले लेगा। तो देखिए, आईडी प्रूफ आपको चाहिए ही चाहिए, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये तो आपको लगाना ही है, ठीक है। जो भी आपका क्या नाम है आईडी प्रूफ में डिटेल है और जो आपकी क्लास 12th और क्लास 10th में डिटेल है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट ना हो। अगर डिफरेंट हो जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या बाद में एडमिशन के टाइम पे आपको दिक्कत होगी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। 4 मेन तरीके की हम यहाँ पे कास्ट लेके चलते हैं कैटेगरी वाइज, EWS, OBC, SC और ST। चारों के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में अभी आपको सारे के सारे जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। SC और ST क्या होती है, सबसे कम कट ऑफ इनकी जाती है, ठीक है। OBC और EWS के कट ऑफ क्या है, SC ST से मतलब ज्यादा ही होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जनरल से कम होती है। अच्छा, अब बात करते हैं, कोई अगर बच्चा जनरल का है तो उसको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है फॉर्म में, उसको सिर्फ नील रख के आके फॉर्म प्रोसीड करना पड़ेगा भरना। फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, तो जब आपका फॉर्म ओपन होगा मैं आपको लाइन टू लाइन गाइडेंस दूंगा, खुद आपको भर के दिखाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि फॉर्म का जैसी अपडेट आए मैं तुरंत आपके पास क्या करें, नोटिफिकेशन आ सके। अच्छा, बात करते हैं जैसे कि EWS और OBC के सर्टिफिकेट में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर बच्चों को ये नहीं मालूम है कि EWS और OBC को भी हटा देते हैं, EWS का सर्टिफिकेट जो होता है वो हर साल रिन्यू कराया जाता है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे के पास EWS का सर्टिफिकेट है उस वो क्या होता है, हर साल रिन्यू होता है, अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है तो यहाँ पे लिखा EWS और OBC का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। जैसी नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपको भी 1 अप्रैल वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो हमारा फरवरी चल रहा है और अप्रैल आने में ऑलमोस्ट 2 महीना बाकी है। तो हम अपना कैसे सर्टिफिकेट बनवाएं, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ कुछ चीज पॉइंट याद रखना है कि जो भी क्या नाम है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चले। कई बच्चों ने पिछली बार भी गलती करी थी कि जल्दबाजी में स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बना लिया साइबर कैफे को देके, ठीक है, और या फिर क्या करें, जाली सर्टिफिकेट बना लिया। तो एट द एंड जब आप फॉर्म भर दोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजिली फॉर्म भर दोगे, आप जाली से सर्टिफिकेट के साथ, आप स्टेट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म भर दोगे।
फिर बाद में क्या होगा, आप एग्जाम भी दे दोगे, आपने अगर अच्छी पढ़ाई करी होगी तो अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चालू होगी, आप यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर देंगे और आपके कास्ट के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको क्या कर दिया जाएगा, सीट अलोकेट कर दी जाएगा। जब किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स में आपको सीट अलोकेट कर दी जाती है, उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉलेज के, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसमें भी आपका एडमिशन हुआ, उसका काम होता है इस कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। ठीक है, अगर वो उस समय 1 या 2 दिन में कोई भी गड़बड़ी पाता है, तुरंत आपका उसका नाम, मतलब एडमिशन आपका कैंसिल कर देगा, जो भी आपको सीट मिली है। यानी जितनी भी मेहनत आपने करी, जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा है, सारा का सारा वेस्ट चले जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा, जाली सर्टिफिकेट मत लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि सिर्फ सेंट्रल का ही अपलोड करें, वरना जनरल की तरह आप क्या करिए, अगर नहीं है तो आप जनरल का फॉर्म भरिएगा, या कास्ट सर्टिफिकेट आप अपेयरिंग भी डाल के छोड़ सकते हैं फॉर्म में। बाद में जैसे ही आप यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होगी तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का फॉर्म ओपन करती है, चाहे ड्यू हो चाहे बीएचयू, तब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अगर आपका बन के आ गया होगा तब। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। ये 1 अप्रैल का क्या चक्कर है? ईडब्ल्यूएस का तो मैंने आपको बता दिया कि आपका हर साल क्या होता है, जो सर्टिफिकेट होता है आपका रिन्यू कराया जाता है, तो आपको रिन्यू कराना होगा अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और वो 1 अप्रैल के बाद ही आपका रिन्यू होना चाहिए, उससे पहले का कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उससे चाहे 1 महीना पहले ही आपने क्यों ना रिन्यू करा के रखा हो, उसे कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपना रिन्यू करा लेना। ओबीसी का सर्टिफिकेट, या कोई बच्चा कहता है कि भैया कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हमको ना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल के बाद फिर से नया बनाना पड़ेगा। देखिए, नया बनवाने की जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रिन्यू होता है, उसको हर साल रिन्यू कराते जाइए। उसके बाद ओबीसी के सर्टिफिकेट की बात करें, ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता, आपने एक बार बना के रख लिया, उसको रख ही रहिए। तो कंसीडर कैसे करा जाएगा, एक होता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट इन दो कास्ट कैटेगरी के लिए चाहिए होता है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट हर साल बनवाना पड़ता है नया। एक बार आपने बना लिया, वो पुराना हो गया, फिर से आपको नया बनाना पड़ता है। तो वो जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में? आपको ओबीसी नया नहीं बनवाना, अगर ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने नहीं बना रखा तो आप 1 अप्रैल के बाद बनवाइएगा, ये ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको जो आप जिस भी कास्ट में आता है आप वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इनकम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पुराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पुराने सर्टिफिकेट के साथ इनकम सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे अटैच करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरा का पूरा 132 पन्ने का अपेंडिक्स खुल के आएगा। ठीक है, उसको जाके आपको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। तो उसमें से मैंने पढ़ के आपको बताया, पिछले साल भी मैंने अपने ऐसे बच्चों को गाइडेंस दी थी जो लोग क्या कर रहे थे, हड़बड़ी में अपने नए नए सर्टिफिकेट बना रहे थे, ऑलरेडी उनके पास पुराना था। तो आपके पास पुराना है तो आपको सिर्फ नया इनकम बनवाने की जरूरत है, पुराने को रख रही है, वो वैलिड हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए, नया बनवा लीजिए और 1 अप्रैल के बाद ही बनवाइएगा, और सेंट्रल लेवल का बनवाइएगा। कुछ कोटा के नाम दे देता हूं मैं आपको, जो कि आपको नहीं मालूम होगा कौन कौन से कोटा के बेस पे एडमिशन होता है। तो देखिए, सीडब्ल्यू कोटा होता है, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स कोटा होता है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट और ट्रायल, ठीक है, 2 या 3 साल के पुराने 3 साल के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, और आपका क्या होना है, ट्रायल चाहिए होता है। ईसी होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, उसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर चाहे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो, इस टाइप की एक्टिविटी होती है। इसके भी 3 साल के सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं, परफॉर्मेंस के भी मार्क्स होते हैं। एंड 50-50 मार्क्स आपका कंसिडर करा जाता है। 50 मार्क्स आपका सीयूटी कंसिडर करा जाता है, एंड 50 मार्क्स क्या करा जाता है आपका, ये ट्रायल्स के मार्क्स कंसिडर करे जाते हैं। तो इसमें एडमिशन बहुत आसानी से हो जाता है, कम कम नंबर पे। अच्छा, उसके बाद होता है कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट कोई है, ठीक है, यानी उसको मतलब कोई परेशानी है, या फिर कोई ना कोई उसको क्या कहते हैं, वो दिव्यांग है, तो उसको क्या करना चाहिए, पीडब्ल्यू का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर भी कोटा मिलेगा। क्रिश्चियन एंड सिख माइनॉरिटी का कोटा भी चलता है। जैसे क्रिश्चियन का अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज में चलता है, जीजस एंड मेरी कॉलेज में चलता है, तो क्रिश्चियन कोटा वहां पे चल जाएगा। तो अगर आपका रिलीजन क्रिश्चियन है, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी क्या होता है, कम मार्क्स पे एडमिशन मिलने के चांस होते हैं। 50% सीट रिजर्व होती है सेंट स्टीफन कॉलेज में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप का कॉलेज है, ठीक है, फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स। उसके बाद सिख माइनॉरिटी का कोटा होता है, जैसे कि आपका SGTP खालसा हो गया, उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या नाम है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज होगा। इस टाइप के अगर मतलब कॉलेज हो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं और भी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, उनमें सिखों का भी कोटा चलता है। तो आपको क्या नाम है, जेन्युइन जो क्या नाम है गुरुद्वारे रजिस्टर होने चाहिए, उनके द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए।
स्टाफ कोटा होता है, अगर आपके पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स कोई भी काम करें, मेनली पेरेंट्स होता है, ठीक है, अगर काम करे तो आपको स्टाफ कोटा भी लगा सकते हैं, आपको वहां पे मिले। तो ये जितने भी जो मैंने एक्स्ट्रा कोटे बताए आपको CW से लेके स्टाफ कोटे तक, इनकी रिक्वायरमेंट CUT के फॉर्म में तो नहीं है। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे, ठीक है, तो इन कोटे के थ्रू क्या करिएगा, कोशिश करिएगा फॉर्म फिल करने की। जैसे कि ड्यू का होता है, BHU का होता है, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे क्या करेगा, आपको कोटे का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर होता है एक और सिंगल गर्ल चाइल्ड का क्या होता है, कोटा होता है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो उस पर भी आपको कोटा मिल जाए। रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको ना ही क्या होता है, क्या नाम है, आपको फॉर्म में रिक्वायरमेंट हो CUT के, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका काम आता है स्कॉलरशिप लेने में, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए किसी दूसरी मतलब स्टेट में रहते हैं, कोई बिहार में रहता है और ड्यू में आके पढ़ना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो जब ड्यू आ जाएगा तब अगर उसको स्कॉलरशिप आएगी तब उसको बिहार जाना पड़ेगा, फिर वो रेजिडेंस अपना बनवाएगा एंड देन इसके बीच में क्या होगा, उसका कॉलेज का लॉस होगा, क्लासेस का लॉस होगा। तो अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप क्या करिए, वहां पर अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, ताकि आपका स्टेट कोई भी अगर स्कॉलरशिप लॉन्च करता है, जो कि बहुत सारी आती रहती है हर एक यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, तो आप इजिली अप्लाई कर पाए, आपको भागा दौड़ी ज्यादा करनी ना पड़े। अच्छा, और बात करते हैं जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको होने चाहिए। मैं आपको जरूर कंसीडर करूंगा कि ये चीज आपके पास हो, जैसे कि आपका खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, फोन नंबर, ठीक है। आपके पास फोन नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है, आप किसी घर वालों का फोन इस्तेमाल करें, मैं आपको फोन खरीदने के लिए नहीं कह रहा, वो तो आप बाद में खरीद लोगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास एक अपना क्या नाम है नंबर होना चाहिए, ठीक है। आप अगर आपके मोबाइल में डुअल सिम मोबाइल है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करिए, अपनी सिम डाल दीजिए, नई सिम खरीद के, ठीक है। एंड देन उस मोबाइल नंबर के थ्रू क्या करेगा, फॉर्म भरिएगा, ताकि जो भी अपडेट है वो क्या करे, उस फॉर्म पे आते रहे। आपका वही क्या नाम है, वही नंबर, वही ईमेल आईडी आप जो CUT के फॉर्म में भरेंगे वही यूनिवर्सिटी के फॉर्म में भी चली जाएगी। एंड वो पूरे के पूरे 1 साल रहने वाले हैं। तो जितना भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेंगे, कॉलेज में जो भी अपडेट आएगा, क्लासेस के अपडेट आते रहेंगे, ठीक है, कि कौन सा प्रोफेसर कब क्लास ले रहा है, प्रोफेसर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लिंक सेंड करते हैं, तो ये सारी चीजें ना फिर उस नंबर पे जारी होगी जो आपके घर का होगा, चाहे फादर का हो, चाहे मदर का हो, चाहे ब्रदर का हो, चाहे सिस्टर का हो, किसी का भी हो। तो ये गलती नहीं करिएगा। आप अपना, अगर फोन नहीं है, फोन है तो अच्छी बात है, उस पर आपका खुद का सिम होगा, ठीक है, उस पर खुद की आपकी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी होगी, ठीक है। लेकिन नहीं है तो आप एक सिम जरूर खरीद लीजिए एंड देन उसी सिम के थ्रू क्या करिए, अपनी एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करिए एंड उसी ईमेल को ही रजिस्टर वहां पे करिएगा, और वहां पे आप अपना क्या करिएगा, नया फोन नंबर भी वहीं पे रजिस्टर करिएगा, सारे अपडेट आपको वहीं पे मिलेंगे। आपको एक अपना क्या नाम है, पासपोर्ट साइज फोटो की सॉफ्ट कॉपी, मैं हार्ड कॉपी की बात नहीं कर रहा, सॉफ्ट कॉपी क्या करिए, आप खिंचवा के रख लीजिए। आप किसी भी फोटो स्टूडियो में जाएंगे, ठीक है, उनसे आपकी फोटो खींचने के लिए कह देंगे एंड उनसे आप जैसे ही कहेंगे कि मेरे को सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए, तो वो आपको ड्राइव के फॉर्म में व्हाट्सएप के थ्रू आपको वो सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे। तो वो सॉफ्ट कॉपी रखे रहिए, उसका काम आएगा। उसका साइज कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है, साइज मतलब फोटो का साइज नहीं, साइज का मतलब होता है उस फोटो का जो एक्चुअल में साइज है, जब मैं अपलोड करने जाऊंगा तो कितने KB कितने MB की होनी चाहिए, वो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। इसलिए होता है 1-2 सेकंड का काम होता है, एडजस्ट हो जाता है। सिग्नेचर आप अपना करके रख लीजिए किसी व्हाइट पेपर पे एंड देन उसको क्या करिए, उसको भी एक फोटो खींच के रख लीजिए, ठीक है, ताकि जैसे ही फॉर्म ओपन हो हम डायरेक्टली वहां पे अपलोड कर सके। अब बात करते हैं अपार आईडी, ठीक है। अपार, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, APAAR होनी चाहिए अपार आईडी। अपार आईडी बेसिकली कुछ नहीं होता, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। मे बी आपके फादर यूज करते हो, मदर यूज करते हो, ठीक है, सारे के सारे लाइसेंस होते हैं, आपके आधार कार्ड होता है, आपका सब चीज होता है, वहाँ डिजी लॉकर ऐप में रहते हैं, वो वैलिड होता है एज कम्पेयर टू जैसे कि आप फिजिकली तौर पर रखते हैं। तो अगर वहाँ पे लोग दिखाते हैं, ठीक है, आपके फादर भी यूज करते होंगे ट्रैफिक चालान में कि मैंने अपना लाइसेंस दिखा दिया, मान ले नहीं है तो डिजी लॉकर से दिखा दे, वैलिड हो जाता है। उसी तरीके से डिजी लॉकर नाम का ऐप है, आपको कुछ नहीं करना, उसको डाउनलोड करना है, उस पर आपको आधार कार्ड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना हो। गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट ऐप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको अपनी अपार आईडी जनरेट करनी है डिजी लॉकर पे। जैसे आप सब कुछ कर लेंगे, आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी और वो आईडी वहीं रहती है। कुछ अजीब से नंबर की होती है, 4-5 नंबर को मिला के, कुछ लेटर को मिला के एक अजीब सी आईडी बन जाती है। वही आईडी क्या करती है, वो आपकी डिजी लॉकर की मेनली आईडी होती है, उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं।
तो उसमें होता क्या, जैसे कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है ना, आज तक जितना भी आपका गवर्नमेंट के पास है, वो सारा का सारा डिजी लॉकर पे दिखाने लग जाएगा। चाहे आपके नाम पे लाइसेंस हो, ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। आधार कार्ड हो, ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, सब उस पर दिखने लग जाएगा। जैसे कि आपके क्लास 10th की मार्कशीट है, ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगी। जो बच्चा अभी क्लास 12th में क्या नाम है अभी एग्जाम देगा, तो उसका रिजल्ट आने से पहले, मतलब फिजिकली तौर पे आपके पास रिजल्ट हाथ में आने से पहले आपकी मार्कशीट क्या करेगी, वहां पे दिख जाएगी। जैसे सीबीएसई अपना आंसर रिलीज कर देगा कि हमने रिजल्ट रिलीज कर दिया, आपकी क्या नाम है मार्कशीट वहां पे देखी जाए, तो उसी के थ्रू क्या करता है फॉर्म डायरेक्टली वहां से सारी की सारी डिटेल लेके अपने में फिल कर लेता है। तो ये था अपार आईडी के बारे में। जो अपार आईडी है उसकी अभी जरूरत नहीं है, आप इजीली कॉलेज में चले जाएंगे तब भी बना सकते हैं, पहले भी बनाना तो पहले ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपकी बनवा दूँ। अच्छा, आपने सुना होगा 2-3 मतलब जो सीयूटी क्रिएटर है उन्होंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बेसिकली कुछ नहीं है, आपको कॉलेज का जब एडमिशन हो जाता है, ये जब बनता है, ठीक है, सारी की सारी डिटेल कॉलेज की डलती है, तो अभी उसको नहीं बना सकते एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको कॉलेज अलोकेट हो जाएगा, आपको कोर्स, आपको डिपार्टमेंट, आपको कॉलेज का रोल नंबर अलोकेट हो जाएगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये भी ऑनलाइन ही बनता है, आपको कुछ नहीं कर, बस आपको भरना होता है एंड देन उसको प्रिंट आउट निकाल के जब भी कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ एंटी रैगिंग भी सर्टिफिकेट देना होता है। तो देखिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, उसमें बस एक तरीके का आपकी तरफ से कंफर्मेशन लेटर लिखा जाता है कि अगर मैं किसी कॉलेज में, ठीक है, किसी भी बच्चे को बुली करता हूँ या परेशान करता हूँ, तो अगर ऐसी गतिविधियों में पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, और मेरे को कॉलेज से एडमिशन कैंसिल भी करा जा सकता है। ये सारी चीजें आपके थ्रू लिख के उसको फॉर्म में बस वो सबमिट करना होता है, ठीक है। तो वो भी आपका मैं जब बनवा दूंगा जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो टेंशन ज्यादा मत लीजिए। ये था ऑल ओवर डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा, जैसे ही फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, हड़बड़ी में फॉर्म मत भरने लग जाइएगा। आपको बेसिकली क्या करना होगा, कुछ टाइम तक इंतजार करना होगा, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना ओपन रहता है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। तो हमको थोड़ा वेट भी करना होगा, ये गलती मत करिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है उन सब का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि सर्टिफिकेट के बारे में बताया, इनका भी ध्यान रखिएगा। तो ये ऑल ओवर था डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। तो अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट इजिली कर सकते हैं। एंड तो जो भी हमारे चैनल पर नया आया है, ऐसी ही जेन्युइन अपडेट के लिए, सीयूटी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, इनसाइड अपडेट जो कि ड्यू और बीचयू के आने, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, सब सारे के सारे अपडेट आपको क्या है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, सारी की सारी गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पे कुछ देने की जरूरत नहीं है। एंड एट द एंड जब आपका क्या नाम है काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होगा हर एक यूनिवर्सिटी का, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करा जाऊंगा। और एट द एंड आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तक पूरा का पूरा प्रोसीजर में आपका क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। जैसे कि हमने पिछली बार क्या नाम बहुत सारे बच्चों को क्या करे, इसी काउंसलिंग के थ्रू अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और क्या नाम है ड्रीम कॉलेज में उनको क्या करे एडमिशन दिला, और ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ही, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो देखिए वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि यूट्यूब हमारी हेल्प कर सके और क्या करे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करे ये रिकमेंड करे। तो धन्यवाद, जय हिंद, आपसे मिलते क्या करें अगली वीडियो में।